नमस्कार। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आज अपने पटल पर एक नए कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश या समाज की संस्कृति उसकी पहचान होती है, विरासत होती है, धरोहर होती है। इसे संभालना, संजोना, सम्मान करना और अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य होता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है इसे समझने के लिए, जीने की और पहचान की। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित 50 से अधिक एकांकी नाटक व 120 से अधिक हिंदी व भोजपुरी गीतों के रचयिता, मॉरिशस व बैंकॉक थाईलैंड में गायन के लिए सम्मानित हो चुके दुर्लभ व लुप्तप्राय पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण व संवर्धन हेतु समर्पित आदरणीय श्री हरि प्रसाद सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, आपके कार्यक्रम हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर में। जी, आपके ज्ञान को देखते हुए जी, आपके ज्ञान और आपकी बातों को जब भी मैंने बात की तो मुझे लगा कि आपके पास वो दुर्लभ ज्ञान है, वो जानकारी है, जो मेरे साथ-साथ लोगों तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लोग आजकल पाश्चात्य संस्कृति में इतने डूब गए हैं कि अपनी ही मिट्टी, अपनी ही संस्कृति, अपनी जड़ों से कटते चले जा रहे हैं, जो हमें तकलीफ तो देता ही है, लेकिन सिर्फ तकलीफ सहना ये तो मुझे कभी पसंद नहीं। तो मुझे लगा कि शायद इसके लिए हम लोग मिल करके कोई प्रयास करें और अपनी जड़ों से फिर से जुड़ सकते हैं हम लोग। तो पुनः आपका स्वागत है सर, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैं बहुत लंबे समय तक शिक्षक रहा। मेरी रुचि कला और संगीत में रही, लेकिन शायद वो विषय उपलब्ध नहीं था, इसलिए सीखने को नहीं मिला। अन्य विषय में पढ़ता रहा, लेकिन अंततः लगता जो कहा है प्रभु को जो मंजूर है, मैं इधर उधर से होते हुए तमाम कौशल मूल्य से रह गए और मैं पुनः शिक्षा में ही आया और इन्हीं दो विषयों में मेरा काम शुरू हुआ। छोटे बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, जो हमारे भावी पीढ़ी के कलाकार हैं, उनके साथ लंबे समय तक काम करने के नाते ढेर सारा अनुभव था और शिक्षा से रिटायर होने के बाद भी और उसके बहुत पहले से भी मैं कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए हमारी संस्था संस्कार भारती से भी मैं जुड़ा और इधर की कुछ वर्षों में जो लोक कलाएं हैं हमारे क्षेत्र की, जो समाप्त हो रही है, जो हमारे जीवन के आधार है, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं काम करने वाले, इसमें मेरा बड़ा मन लगता है। तो आजकल इन्हीं विषयों में मेरी रुचि है और इसी दिशा में मैं जी हाँ, मुझे तो खैर हमारे दर्शकों को आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि लोक कलाओं की, तो लोक कला क्या है और इसका हमारे संस्कृति में क्या योगदान रहा है और हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं, उस विषय में आप जरूर कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी। स्मिता जी जैसा बोलती है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये विविध संस्कृतियों का मिला जुला एक स्वरूप है। अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग खान पान, फिर भी हमारा देश एक इसलिए है कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारा जो लोक जीवन है, वह कहीं न कहीं एक दूसरे से मिला जुला है। तो जो लोक कलाएं हैं, वो तो हमारे सामाजिक जीवन की आधार है। जैसा लोक शब्द से ही है कि जो समाज जीवन है, जन सामान्य का जीवन है, उसमें जो कलाएं समाहित है और वो कलाएं भी ऐसी नहीं हो, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो स्वतः स्फूर्त है। जन सामान्य के मन में जब उल्लास आया
तो गीत हो गए, उनके मन में जब उल्लास आया, जोश आया, प्रसन्नता आई, तो झूमने लगे, तो लोक नृत्य बन गए। उन्होंने अपने उपयोग की चीजें बना ली, वो लोग संत बन गए। उन्होंने वाद्य भी अपने ही बना लिए। और इस प्रकार हमारे जीवन में जो लोक संस्कृति है, जो सभी लोग मिलजुल करके एक साझा संस्कृति के रूप में प्रयोग करते हैं, वो परंपराएं हैं, उनमें तीज त्योहार है, ये सब कुल मिलाकर के लोक संस्कृति बनती है। और उस लोक संस्कृति में लोक कलाओं का बड़ा स्थान है, क्योंकि हमारे यहाँ संघर्ष को आपदा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ जीवन में आपदा से लड़ने की प्रेरणा मिलती है इन्हीं कलाओं से। और जब हम कठिन संघर्ष करते हैं, हमारे समाज जीवन में गाने बजाने और उसके जरिए अपनी तकलीफ को कम करने का, अपनी शारीरिक संघर्ष को सरल करने का एक जरिया बन जाता है। और ये हमारे लोक कलाएं में सहायक होती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। हमारे साथ दिलीप मालवी कवि गीतकार जी जुड़े हुए हैं, संजू पांडे मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। कृपया आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या आपको आवाज की क्वालिटी ठीक आ रही है, आवाज सही आ रहा है या पिक्चर, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो आपके कमेंट के माध्यम से आप मुझे सूचित करिए, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। कई बार ऐसा ऑनलाइन कार्यक्रम में ये समस्याएं आती हैं जिनसे हमको जूझते हुए कार्यक्रम को करना पड़ता है, लेकिन ये क्या कम है कि आज की तकनीकी युग में हम अपने घर में बैठे हुए और तमाम रोचक जानकारियों के साथ लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम लोक कला की बात कर रहे थे, तो लोक कलाएं तो देखिए कब से चली आ रही हैं। आप किन लोक कलाओं से अभी तक आपने काम किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस क्षेत्र में, उस विषय में भी बताइए। और लोक कलाओं का, क्योंकि उसको एक कड़ी में या एक घंटे में बांधना मेरे विचार से तो संभव ही नहीं है। तो आप इसको कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों तक, आप इसको कैसे पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, लोक कला ये बड़ा व्यापक विषय है और कब से प्रारंभ हुआ ये कहना। सर 1 मिनट में आपको टोकूंगी। देखिए, आवाज साफ नहीं आ रही है। संजू पांडे जी, आप प्लीज मुझे बताइए कृपया कि आवाज मेरी साफ नहीं आ रही है या मतलब सर की साफ नहीं आ रही है, तो उनकी तरफ से देखा जाए। कि थोड़ी आवाज की दिक्कत है मुझे। हाँ, थोड़ा सा, या तो आप ईयरफोन हटा के बात करिए, देखिए शायद ठीक हो जाए, क्योंकि आवाज आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि हाँ जी, वहां से निकाल दीजिए, तो एक बार देखिए क्या आवाज ठीक आ रही है। हेलो जी जी सर, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जी बताइए सर, आपकी ही आवाज अगर ठीक नहीं आएगी तो फिर सारा व्यवधान हो जाएगा, हम कैसे समझ पाएंगे। तो आपकी आवाज अभी भी वो बता रही हैं कि ठीक नहीं आ रही है, तो उसको एक बार और देख लेते हैं। तो मैं हाँ बिल्कुल, हटा दीजिए। हाँ, हटा के देखिए आप उसको। संजू पांडे जी, आप मुझे बताते रहिएगा कि जब ठीक हो जाएगा तो हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अब आ रही आवाज? जी, अब पहले से काफी ठीक आ रही है, मुझे लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा। जी सर, तो मैं शुरू करता हूँ। जी जी जी। देखिए, लोक कलाएं मुझे लगता है तब से शुरू हुई जब से मनुष्य या जीव जगत का शुभारंभ हुआ, और सबसे चेतन प्राणी है मनुष्य। लेकिन आपको ध्यान में आएगा कि जो भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबके अंदर खुशी होती है। वो भी प्रसन्न होते हैं और वो भी गुस्सा होते हैं। और आपने देखा होगा तरह तरह की वो कलाबाजियां करते हैं। तो हर जीव जंतु में भी कला का समावेश है। जब आप गाय का दूध पीते हुए बछड़े को देखती हैं और खुशी में जब वो कुलांचे मारता है, तो आपको लगता है कुछ एक्शन कर रहा है, वो कुछ अभिनय कर रहा है।
मोर को जब हम नाचते देखते हैं, कोयल की बोली जो गांव में हम उसको रिपीट करते थे, तो आखिर ये सब तो कला का ही प्रस्फुटन है। तो लोक कलाएं तो जीवन के साथ ही प्रारंभ हुई हैं और उसको मनुष्य ने संजो करके रखा है। वो हमारे यहाँ की जीवन शैली में, विशेषकर भोजपुरी क्षेत्र में काम करता हूँ, तो यहाँ की लोक कलाओं से मैं ज्यादा परिचित हूँ। हालांकि देश भर में भी जो लोक कलाएं, पारंपरिक लोक कलाएं प्रचलित हैं, उनके दलों का कार्यक्रम भी देखने को मिलता है। और मैं कभी कभी गोरखपुर में और इस क्षेत्र में आमंत्रित भी करता हूँ देश के विभिन्न कोनों से कलाकारों को। तो जो लोक कलाएं हैं वो इतनी समृद्ध हैं, उनमें इतनी विविधता और इतना आकर्षण है कि शायद दूसरी कोई विधा उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। तो लोक कलाओं का हमारे जीवन में शुरू से ही व्यापक स्थान है और इनके जरिए ही हम अपने जीवन शैली को मनोरंजक बनाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि हमारे पास अकेलेपन का जब कोई साथी होता है तो कला होती है। आदमी गुनगुनाने लगता है, आदमी झूमने लगता है, बैठे बैठे ही वो मेज पर ताल लगाने लगता है। तो ये जो कला है जन सामान्य में जब व्याप्त हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जिसका अनुसरण करने लगते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियां होने लगती हैं इस तरह की, तो वो लोक कलाएं हमारे जनजीवन में हैं। और भोजपुरी क्षेत्र में तो इसकी बहुत ही समृद्ध परंपरा है। आपको जानकारी होगी कि दुनिया के दर्जन भर देशों में भोजपुरी के लोकगीत गाए जाते हैं जी। और वो गिरमिटिया जो लोग पहुंचे थे किसी भी तरह से काम करने के बहाने ले जाए गए थे, वहां जब उनको संघर्ष करना पड़ा था तो उनकी सहायक बनी थी यही लोक कलाएं। तो अगर मॉरिशस का उदाहरण ले लें तो जब मॉरिशस में यहाँ के लोग गए, छोटा सा टापू है, वहां पर छोड़ के जहाज चला गया अफ्रीका, तो वो दिन भर अंग्रेज उनको, वो तो लालच दे के ले गए थे कि मॉरिशस की स्पेलिंग देखिए तो मारिच उच्चारण होता है, तो मारिच का देश है, पत्थर हटाओगे तो सोना निकलेगा। वो बेचारे गरीब थे, उनको कुछ भी निकले, उनको काम करना था तो चले गए। लेकिन जब दिन भर वो हाड़तोड़ परिश्रम करते थे, दंड भी पाते थे, अत्याचार भी सहते थे, तो शाम को जो अपने साथ ढोलक और झाल ले गए थे, उसके साथ वो बैठ करके जब अपने लोकगीत गाते थे, अपना फगुआ गाते थे। आज फागुन प्रारंभ भी होने वाला है और प्रारंभ हो चुका है एक तरह से, बसंत पंचमी के बाद से इसका हो जाता है। तो वो लोकगीत जब वो गाते थे तो वही तो उनकी सहायक बनी। तो इस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में लोकगीत हैं। लोकगीत तो सारे देश में क्या, पूरी दुनिया में लोग भोजपुरी के लोकगीत सुनते हैं। फिल्मों में भी प्रसिद्ध संगीतकारों ने भोजपुरी की धुनों को इस्तेमाल करके गीतों की रचना की। जितने भी टॉप मोस्ट लोक गीत होंगे फिल्मों में, अगर आप उसका शोध करिए तो शायद नौशाद जी ने इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया और उन लोक धुनों से उन्होंने ढेर सारे गीतों को लोकप्रिय बनाया। तो इस तरह के लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य, इनकी बड़ी लंबी परंपरा है और उनका हमारे जीवन में बहुत ही समावेश है। ये जरूर है कि भौतिकता की दौड़ के नाते वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भोजपुरी क्षेत्र के जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, वो अन्य प्रांतों की तुलना में उनका विकास ज्यादा नहीं हो पाया, उनका संरक्षण ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि वो टूरिज्म से दूर का एरिया है। जैसे राजस्थान में देखिए आप, तो गांव गांव में लोग कलाकार मिलते हैं, सारी दुनिया में घूमते रहते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने उसको टूरिज्म से जोड़ दिया। महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं हो पाया। और मुझे उम्मीद है कि निराश होने की बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का टूरिज्म डेवलप हो जाए। और टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म जो धार्मिक पर्यटन है, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की भी धरती है, बाबा गोरखनाथ की भी धरती है, यहाँ काशी भी है, यहाँ कुशीनगर भी है। तो इस क्षेत्र में भी इन लोक कलाकारों को, इन लोक कलाओं को पल्लवित और पुष्पित होने का अवसर मिलेगा।
बिल्कुल, और इसकी साक्षी तो मैं भी हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टूरिज़्म का काम चल रहा है, लोग उत्तर प्रदेश को शायद पहले नंबर पे रखने लग जाएँ। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है, बस उसके साथ अब ज़रूरत है कि लोक कलाओं को कैसे जोड़ा जाए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप जैसे अगर संरक्षक इसके रहेंगे, तो ज़रूर इस दिशा में ज़रूर बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो बस फटाफट से सर आपसे एक आग्रह रहेगा कि अगर किसी लोकगीत के साथ हमारे दर्शकों को आप जोड़ें या उसका कोई एक साक्ष्य, एक उदाहरण छोटा-सा आप दे पाएँ, तो दर्शकों को भी हाँ मज़ा आ बिल्कुल, जाएगा भोजपुरी जुड़ने में। क्षेत्र, जी। जी, जी, भोजपुरी बिल्कुल। क्षेत्र के जो लोक कला संपदा है उसमें लोकगीतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जी। और आपको ध्यान में है कि भोजपुरी क्षेत्र की जो जीवन शैली है, न केवल भोजपुरी क्षेत्र की, क्योंकि मैं भोजपुरी क्षेत्र से हूं और ज्यादा बिल्कुल, बिल्कुल, जानकारी इधर बिल्कुल। की मुझे है, लेकिन जो हुँ, हुँ। लोक कला है वो किसी क्षेत्र में होगी, दक्षिण में भी होगी, तो वो हुँ, इसी हुँ, हुँ, हुँ। समानता के साथ जीवन में जुड़ी है। हाँ, तो जो लोक ये गीत हैं वो हमारे हुँ, क्षेत्र में 3-4 प्रकार से उनको हम बांट सकते हैं। जब हम परिश्रम करते हैं तो उसको श्रम गीत के रूप में कहते हैं, कटिया करते हैं, सोहनी करते हैं, फसल का काम करते हैं। उसी तरह से तीज त्योहार पर्वों में जो गीत गाए जाते हैं, उसी तरह से ऋतु गीत होते हैं, जो कजरी है, फगुआ है, चैता है, जो हाँ, ऋतुओं में हाँ। अलग अलग मौसम के अलग अलग लोकगीत हैं। इसके अलावा हुँ, संस्कार गीत हैं, जीवन के हर संस्कार में जन्म से लेकर जन्म तक हर संस्कार के साथ गीत जुड़े हुए हैं। हमारे हर काम बिल्कुल, के साथ बिल्कुल। गीत जुड़े हुए हैं, यानी हमारा जो जीवन है वो मस्ती भरा जीवन है, हाँ, इसमें कोई शिकवा शिकायत पैदाइश नहीं से है। जी, जी, जी। तो लोक गीतों की परंपरा, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, नए बच्चे पूछते हैं कि लोकगीत और भोजपुरी गीत में क्या अंतर है। मैंने कहा भोजपुरी गीत मैंने कल लिखा, आज वो भोजपुरी का गीत है, धुन भोजपुरी के लोकगीतों की होगी, लेकिन ये लोकगीत कब बनेगा, इसका एक बड़ा सीधा उदाहरण है कि जैसे अचार होता है, तो अचार जब डाला जाता है तो उसको तुरंत ही नहीं खाते हैं, हफ्ता भर में, महीना भर में, और कभी कभी तो और समय लगाते हैं। और जब अचार बिल्कुल ठीक प्रकार से पक जाता है तब उसको अचार माना जाता है। उसी तरह से बिल्कुल। लोकगीत उसी को कहते हैं जो गीत लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, वो लोकगीत माना जाता है। जो लोग जीवन में व्याप्त हो जाए, अनायास लोग गुनगुनाने लगे, चाहे वो संगीत जाने चाहे न जाने। और इस तरह का एक पहला लोकगीत जो हमारे भोजपुरी क्षेत्र में गाया ही जाता है वो होता है देवी का पचरा। देवी का पचरा, और अच्छा। ये देवी का जी। पचरा पचरा आपको ध्यान में आएगा कि दुनिया के बाकी देशों में भी गाया जाता है जहां भोजपुरिया लोग हैं। आपने हुँ, भी सुना होगा, निबिया बिल्कुल। की डाढ़ी मैया नावेली नोरवा की, झूली झूली न मैया गावेली गीत, हो की झूली झूली न मैया गावेली गीतिया, हो की झूली झूली न। अब इसमें जो मालिन है वो माता जी से प्रार्थना करती है। माता जी कहती है भाई मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। और हुँ, हुँ, हुँ। मालिन जो है वो मजबूरी बताती है कि मेरा तो बालक मेरे गोद में है, अच्छा। लेकिन माता जी उससे बताती हैं कि भाई उसको यहाँ सुला दो और मुझे पानी पिलाओ। तो मालिन ने पानी पिला दिया। गीत लंबा है। अंत में जो माता जी आशीष देती हैं वो आशीष हमारे सभी स्मिता जी जज्बातों के भवसागर से जो श्रोता दर्शक जुड़े हैं उनको भी माता जी का आशीष लगे। जब जी, मालिन ने जी। पानी पिला दिया तो माता जी ने आशीष दिया, जैसे जुड़वलू मालिन हमारो करे जवा की, ओइसे जुड़वे ना तोहर पुतवा जुड़ाए, मालिनी वैसे वैसे ना तोहर वाह! मलिया जुड़ाए, मालिनी वैसे वैसे ना। ये पचरा कहते हैं इसको लोकगीत की भाषा में, और ये देवी का पचरा है। हर कलाकार इस क्षेत्र का, और कलाकार ही नहीं, घरों में भी माताएं बहनें जब भी घर में कोई कार्यक्रम शुरू करती हैं तो माता जी के पचरा जरूर गाती हैं। अब इसको किसने लिखा किसी को पता हाँ, नहीं, सही बात इसीलिए है। लोकगीत है।
बिल्कुल, जो लोगों में जो प्रचलित हो जाए, लोग अनायास ही गाना शुरू कर दें, वही है लोक कला और वही है लोकगीत। और सही बात है, जीवन से लेकर के जब से जन्म होता है, मरण तक जो है, मृत्यु तक हमारे लोक संस्कृति, लोकगीत, हम जिस क्षेत्र में प्रवास करते हैं, हमें उसके बारे में अधिक पता होगा। लोग जिधर जहाँ से पैदा होते हैं, जहाँ रहने वाले, उन्हें उस बारे में ज़्यादा पता होगा। तो देखिए, तो संजू इसमें पांडे मिश्रा श्रम जी कहती हैं गीत, बहुत। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए। श्रम गीत आता है जब मेहनत करती हैं। तो आपने सुना होगा, रेडियो पर एक बड़ा प्रसिद्ध गीत आया था लखनऊ से, रीना टंडन जी का, झुलनी के रंग सांचा हमारे पिया। हमार पिया। हाँ, अब ये बहुत सुंदर गीत है ये। हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जब वो खेतों में काम करती हैं तो इस हुँ, तरह के नक्शा वो रेगुलर गाती हैं। और हमारे क्षेत्र में मेरे घर में एक दाई आती थी काम करने, तो मैं उससे सीखता था। उसने हुँ, दिया, चल राजा नैहर में नौकरी लगा दी, चल राजा नैहर में नौकरी लगा दी, झजरे गेड़ुआ गंगा जल पानी, झजरे गेड़ुआ गंगा जल पानी, ई पनिया पियब की दूसर मंगा दी, चल राजा नैहर में नौकरी लगा दी। ये श्रम गीत का एक उदाहरण है। इसमें एक बारहमासा भी लोग गाते हैं कि नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया मनाई लहो, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया मनाई लहो। अब ये श्रम गीतों में ये सब आता है। आपको पर्व गीत बताया ही मैंने, तीज त्योहारों जी, में जो गाते हैं। और आगे आज संजोग से आप महाशिवरात्रि है, फागुन का बिल्कुल। असर चारों ओर दिखने भी लगा है। तो हुँ, ऋतु गीत भी इस तरह के हैं, जैसे कजरी है और फाग है, चैता है। तो फाग का समय चल रहा है। एक बड़ा मजेदार उदाहरण आपको बता दें, जी, जी, जी। गोरखपुर परिक्षेत्र में स्थान है खलीलाबाद के पास हरिहरपुर। वहां के बाबू हुँ, रंगपाल जमींदार होते थे, भरतेंदु बाबू के समकालीन कवि थे। उनकी फाग रचनाएं आज इस क्षेत्र में तो गाई ही जाती हैं। त्रिनिदाद में राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये फाग का उत्सव मनाया जाता है। और हमारे यहाँ के जो चौताल ढोल झाल लेके झुंड के झुंड गांव में लोग गाया करते थे। ठीक है, वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जब वो शुरू होता है तो वो जो हुँ, जीवन की मस्ती वहां दिखती है, उसका अलौकिक आनंद अन्य जगह नहीं मिलता है। उसमें चौताल गाते हैं, उलारा गाते हैं, चहका गाते हैं। तो एक चौताल जो हमारे क्षेत्र में दो लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। जी, जी, जी। ब्रज उड़त अबीर गुलाल, ललित भैल लाल, ब्रज उड़त अबीर गुलाल, ललित भैल लाल। कुछ कलाकारों ने प्रयोग भी किए इसमें। जैसे हमारा आपको मालूम है, 10 भोजपुरी का जो टोन है वो हर 10 किलोमीटर पर बदलता है। तो बगल में हमारे जब बिहार शुरू होता है तो उधर हुँ, पूर्वी से वो लोग फाग गाते हैं। जी। पैया पड़ी ले तोहार, आरे भोरे भोरे भेवाना बलमू। आपको ध्यान में है, होली घर में भी शुरू हो जाती है तो कोई पानी जी, फेंक देता जी। है, उसको भी होली हुँ। कहते हैं। किसी को कीचड़ भी फेंक देते हैं। ये होली उल्लास का समय है। इसका बड़ा सुंदर शब्द रचना किया कि पैया पड़ी ले तोहर, भोरे भोरे भेवना बलमुआ। और ये चौताल में के अंत में उलारा भी गाते। उलारा एक तीव्र गति का होता है। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल। पपीहा कैले शोर, पपीहा कैले शोर, बैरी बसंत नियराने। पपीहा कैले शोर, पपीहा
कैले शोर भैरी बसंत नियराने। इसमें मुझे राजस्थान का फाग भी, हमारे क्षेत्र में ब्रज का भी लोग गाते हैं, जो होरी गाते हैं कि करे हाथे कनक की तैयारी, ये सब ब्रज के क्षेत्र का है। तो राजस्थान में भी जो फाग रचना है उसमें मुझे कुछ लाइनें बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उसको भोजपुरी के साथ जोड़ करके एक रचना ऐसी बनाई। और मुझे ध्यान आ जाए वो तो। जी बिल्कुल। आज तो बस चूंकि त्योहारों का मौसम अब शुरू हो चुका है, तो हमारे हर त्योहार, हर ऋतु, हर संस्कार के साथ में कोई ना कोई लोकगीत जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में तो राजस्थान का वो फाग बहुत सुंदर रचना है। राजस्थान के कई बड़े कलाकार हमारे मित्र हैं। तो चंग बाजे रे रंगीलो चंग बाजियो, चंग बाजे रे रंगीलो चंग बाजियो, गांव दुआरा में मच गई होरी, अबीर गुलाल उड़ावत टोली, वो तो रंग रंगीलो चंग, वो तो रंग रंगीलो चंग बाजियो, बाजियो बाजियो, चंग बाजे रे रंगीलो चंग बाजियो। ये फाग की रचनाएं। फिर आपको कजरी भी आती है। तो कजरी में देखिए नौशाद जी ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया था। उन्होंने कजरी की एक धुन को होली के गीत में कन्वर्ट किया था, और आप सबके जुबान पर है, होली आई रे उन्होंने गीत बनाया था, होली आई रे कन्हाई रंग छल के, सुना दे जरा बांसुरी। ये वास्तव में कजरी की धुन है हमारे यहाँ। ऐसे खेले जयबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नदी, होली आई रे कन्हाई रंग छल के, सुना दे जरा बांसुरी। तो ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सारे गीत तो हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं। वो गीत हैं जो हमने सुना है, हमने गाया है और अपने बचपन में स्कूलों में परफॉर्म भी किया है। तो आज अपने बचपन को जीने का, उन गीतों को फिर से संजोने का आज हमें मौका मिला हुआ है। तो अधिक से अधिक आप इसके साथ जुड़िए। लाइक कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि वाकई ये बहुत तकलीफ होता है छोटे शहरों, छोटे कस्बों में, गाँवों में तो अभी भी हम अपनी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको अपना रहे हैं और अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों को पहचानने में, उससे जुड़ने में हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये गलत है। आप आधुनिक होइए, आप वेस्टर्न कल्चर को, पश्चिमी सभ्यता को अपनाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को काट के, अपनी पहचान को मिटा करके किसी भी चीज को अपनाना ये सही नहीं है। तो बस यही एक वजह है जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने का एक माध्यम बना। तो अधिक से अधिक आप इसके साथ शेयर करिए, आप जुड़िए हमारे साथ। संजू पांडे मिश्रा जी लगातार जुड़ी हुई हैं सर, और वो वाह कह रही हैं, बहुत ही सुंदर पचरा आपके लिए वो बोले, हर हर महादेव कह रहे हैं अमित कुमार यदुवंशी जी, और हमारे साथ हैं अनुपमा सहाय जी भी जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि अंत तक आप ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि जो रोचक जानकारी आज आपको यहाँ मिलेगी वो दुर्लभ है, कहीं भी एक साथ मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो सर हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह से त्योहारों के मौसम में हम लोग लोकगीत तो जीवन भर का है, जब से जन्म है तब मरण तक है। और किन किन लोकगीतों के बारे में जो हमारे क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में आपने अभी तक कार्य किया, तो अभी आपका अनुभव कैसा रहा? जी हाँ, एक कबीर दास जी की जो रचनाएं हैं, और कबीर ने जो दर्शन समाज के सामने प्रस्तुत किया, उसको हमारे यहाँ निर्गुण के रूप में कहते हैं। बिल्कुल। वो कुछ खड़ी बोली में भी हैं, भोजपुरी में भी कबीर ने बहुत खिचड़ी बोलते हैं उनकी भाषा को। जी। और आज भी वास्तव में मेरा जो जुड़ाव लोक कलाओं के प्रति हुआ वो कबीर का निर्गुण सुन के ही हुआ। मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था, बायोलॉजी का पेपर बोर्ड में आने वाला था,
और मेरे घर के सामने मंदिर पर कुछ राजमिस्त्री काम करते थे, तो रात में वो खजड़ी और एक तारा लेकर के वो निर्गुण गाते थे। तो मैं जब घर के लोग सो जाते थे तो किताब रख करके मैं चला जाता था सुनने। हालांकि उसके लिए डांट भी पड़ती थी, लेकिन मेरा मानना है कि निर्गुण को अगर भोर में सुन लिया जाए तो वैराग्य की संभावना बिल्कुल बनती ही बनती है। कबीर ने ऐसे ऐसे संदेश दिए अपने निर्गुण में। उन्होंने सीधा सीधा लिखा, धोबिया जल बिच मारत पियासा। अब 2-3 शब्दों में जीवन का पूरा दर्शन कबीर ने समझा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि मासू के मोटरिया पर गिद्ध रखवारवा। और आज उसकी समीक्षा की जाए तो वो बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। कबीर ने कब, पता नहीं कब कह दिया। तो उनके निर्गुण भी गाए जाते हैं। निर्गुण में परमात्मा को पिया जैसे सखा वो प्रयोग करते हैं, सखा शब्द से, लेकिन कबीर के यहाँ उसको पिया कहते हैं। और जब वो बुलावा आएगा तो डोली आएगी, तो वो आएगा, इस तरह के शब्दों के साथ वो उन्होंने रचनाएं की। कबीर के कुछ निर्गुण बहुत ही बहुत सुंदर है। मैं खुद भी बहुत आत्मसात, बहुत एक तरह से कहें कि कबीर से जो जुड़ाव है मेरा, वो आपकी बातों में सुन करके ना मुझे लग रहा है कि इसी वजह से शायद आपसे मैं इतना प्रेरित भी हो गई, क्योंकि हम दोनों ही कबीर के कबीरपंथी एक तरह से कह सकते हैं कि निर्गुण को मैं भी बहुत ज्यादा, मैं कबीर को बहुत सुनती हूँ, बहुत पढ़ा भी है, बहुत, सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ तो मैंने पढ़ा है जो मुझे जुड़ने के लिए, और जो ज्ञान इतना अद्भुत है ना कि वो कहीं और आपको मिल भी नहीं सकता है। उनका कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो ये मेरा सबसे पसंदीदा भजन में से है, जिसको मैं लगभग रोज सुनती हूँ। और साधो ये मुर्दों का गांव, मतलब अपने आप में ही जो आपने कहा ना कि किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है, इस दुनिया से हमें विलग करता है, तो वाकई वो शब्दों में है जादू। लेकिन और कुछ एक कबीर के भजन हो जाए आपके मुख द्वारा तो दर्शक हमें जुड़ पाएंगे। कबीर जी ने जो निर्गुण लिखे उसमें कुछ निर्गुण बहुत प्रचलित हैं। कई बार भी आता है कबीर ने लिखा कि नहीं लिखा। लेकिन एक रचना जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो थोड़ा सा लोकगीत, पूर्वी लोकगीत के ट्यून में आती है। मोरा पिछु अरवाए उधो चानन के रे गछिया, ताहि तर बिछवलो, ताहि तर बिछवलो, ताहि तर बिछवलो उधो लाली रे पलनिया। और इसमें वो लिखते हैं कि हमारा पिया चोरी हो गया। इस निर्गुण में उनका एक वो तो चोरी हो गया, और लास्ट में वो कहते हैं कि रेशम की डोर में बांध के रखते तो शायद प्रेम के बंध, रेशम की डोरी में बांधने से नहीं रुकेगा, वो प्रेम से बांधते तो रुकता। फिर उन्होंने लिखा कि एक निर्गुण जैसे आप बड़ा प्रचलित है, माया महा ठगिनी हम जानी। एक निर्गुण मैंने भी, जब मैं आकाशवाणी के लिए पहली बार मुझे मौका मिला था तो 4 निर्गुण तो कबीर के लिए गए थे, तो मुझसे भी कहा गया था कि अगर आप कुछ लिख सकें। तो बाद में वो सीपीसी, दूरदर्शन दिल्ली वगैरह में भी लोगों ने गाए, हमारे यहाँ वरिष्ठ कलाकारों ने। और वो सुनवा के पिजरा में पोसली सुगनवा, पोसली सुगनवा, काहे मोर सुगना उदासल, सुगना न दूध भात खाए, काहे मोर सुगना उदासल। ये कबीर का तो बड़ा व्यापक साहित्य है और जन जन में व्याप्त है। आज भी लोग उसको गाते हैं और इंजॉय करते हैं।
देखिए, लोक कलाएं उन जगहों पर सुरक्षित है जहां उनको कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो मंच मिल रहा है, नहीं मंच मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं। तो हमारे भोजपुरी क्षेत्र की जो लोक कलाएं हैं या लोकगीत हैं, अभी तो हम संस्कार गीत का एक बड़ा व्यापक क्षेत्र आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वो जीवन में समाहित है। उस कलाकार को, लोक कला के जो कलाकार हैं, उनकी कोई अपेक्षा नहीं किसी से, किसी के कहने से वो नहीं गाते हैं। आपको ध्यान में आएगा, उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा लिया और मरे हुए जानवर का चमड़ा लिया और उसे ढोलक बना लिया, मिट्टी का नाद ले आए और उस पर चमड़ा छा करके नगाड़ा बन किया। वो कहीं किसी में मल्टीनेशनल से मैन्युफैक्चर थोड़े है लोग बात। लकड़ी बजाने लगे, तार कस लिया बजाने लगे, तो ये लोकवाद्य बन गए और उनको लेकर के हमारे जो लोकगीत गाने लगे। तो जीवन के हर संस्कार में आपको ध्यान है कि जन्म से लेकर के और जन्म तक हमारे संस्कारों में गीत हैं, यानी जीवन के हर कर्म में गीत है। सोहर होता है जब बच्चा पैदा होता है, जी, जुग जुग जिए तरलनवा, अंगनवा के भागी जागल हो, ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, अंगनाया जोर भैले हो। अब ये सोहर है, सोहर का कोई पैरोडी या कोई वो तो नहीं हो सकता। सोहर तो वही होगा नए शिशु का जन्म हुआ है, और उस समय जो खुशी होती है वो शब्दों में और स्वरों में अपने आप निकल जाती है, ये तो सोहर बन गया। आपको ध्यान में आएगा शादी ब्याह के हमारे अनेक कार्य कई स्टेप हैं। लड़की वाले के यहाँ कुछ होता है, लड़के वाले के यहाँ कुछ होता है। अब वो धीरे धीरे संकुचित हो गया है, वो जो कर्म थे स्टेप बाय स्टेप अब उतने नहीं होते, अब सिंबॉलिक हो गए हैं। 3 दिन की शादी होती थी बिहार में, 7-7 दिन होती थी, दूल्हे को वहां रोक लेते थे स्वागत में, बाकी बाराती अपना आ जाते थे। तो फिर भी, लेकिन अभी भी वो सुरक्षित है, उसको सहेजने की जरूरत है। और उस दिशा में जैसे आपने कार्यक्रम रखा है, तो ये भी उसी दिशा का एक कार्यक्रम है कि लोगों को जानकारियां मिले, वो भी अपने दादी नानी से, वो हमारी भावी पीढ़ी के लोग सीखें। मेरा भी बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था, लेकिन मैंने भी इसमें कुछ ननिहाल से सीखने को मिला और कहीं से सीखने को मिला, तो उसकी जानकारी है। आपके लोकगीतों में और हमारे संस्कार गीतों में, हमारे जीवन के कार्यक्रमों में पूरे समाज की संरचना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग विशेष का या जाति विशेष का कोई कार्यक्रम है। शादी होती है तो उसमें सबकी सहभागिता होती है। एक मटकोड़वा होता है, और मटकोड़वा में एक आदमी साथ ले जाते हैं, वो कुदाल लेके जाता है और वहां वो मिट्टी कोड़ी जाती है और वहां गीत गाया जाता है। ढोल भी बजाता, एक वो ढोल बजाने के लिए जो आगे आगे चल रहा होता है, डग 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 मानर कहते हैं। पहले उसको नगाड़े का एक छोटा रूप, उसको मानर कहते हैं। बस ये है कि वो नहीं है तो ढोलक ही बजा लिया, लेकिन वो बजाते हुए। अब देखिए, कुदाल है वो हमारे खेती का प्रतीक है, मिट्टी से हमारा जुड़ाव है, और साथ में एक बाजा जरूर जाता है। किसी भी कार्यक्रम में होगा तो एक बाजा हमारे यहाँ जरूर रहता है, और गीत गाती हैं और हल्दी का छेप पीठ पर लगाती हैं, और बड़ा मनोरंजक गीत है। बच्चे थे तो हम लोग सुनते थे, बड़े होने पर नहीं जाते हैं वहाँ की। कई बार कुछ शब्दावली भी महिलाओं का चूंकि वहां पर वो होता है तो वो भी आता है। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार रे, बहुत सुंदर गीत है ये, माटी कोड़े जाए रे, बहुत सुंदर गीत है ये। अब शादी ब्याह शुरू होता है तो देखिए दोनों जगह क्या होता है, माड़ो बनाया जाता है, तमाम सामग्री आती है, और जो लोग लोक कलाओं को अंग्रेजों के शब्दावली से जोड़ते, जिसको फोक कहते। फोक माने अंग्रेजों ने इसका शब्द दिया था, फोक माने गंवारू, फोक माने बिलो स्टैंडर्ड, फोक माने पिछड़ा। वो फोक शब्द नहीं है, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल आर्ट, और उसका जोड़ कहीं नहीं है। लोकगीत लोक कला वहीं सुरक्षित है जहां रिश्ते हैं। हमारे भोजपुरी क्षेत्र में या और क्षेत्रों में लोक कलाएं समाज में इसलिए जुड़ी हैं कि समाज के हर वर्ग का एक दूसरे से रिश्ता है। वरना राजा के लड़के की शादी है
और उसमें बांस फोड़ जो है वो डाल लेके आता है, बांस का डाल। जी। तो उसका स्वागत उसी लोढ़ा से और उसी विधि से होता है जिससे दूल्हे का स्वागत होता है। तो हाँ, छुआछूत तो रही नहीं कहीं, हाँ, क्योंकि उस वर्ग को अछूत वर्ग में मान लिया गया बाद में। लेकिन वो हमारे लिए संस्कार शिल्पी है। और जब वो डाल लेके आता है तो एक गीत होता है, अरे अरे डोमवा, अरे अरे डोमवा ते डलवा ले आओ, तू है रे जे डलवाए डोमवा, हुई है बियाह। गीत में ये कहा जा रहा है, राजा के लड़के की शादी है, लेकिन गीत में कहा जा रहा है कि तुम डाल ले आओ, और तुम डाल ले आओगे, इसी के कारण, इसी से हमारे बेटे की शादी होगी। अब कुम्हार उसमें मिट्टी का घड़ा और हाथी लेके आता है, जी। उसको भी कहते हैं अरे अरे कोहरा, अरे अरे कोहरा ते हथिया ले आओ, तू है रे जे हथिया कोहरा, ओई है बियाह। ये सगुन उठाई का गीत है। और जो भी सामान घर में आता है इस तरह का, उसका स्वागत परिछावन करते हैं। आपको ध्यान में है कि वो अनाज नापने का एक बर्तन होता है जिसको पहले सेक कहते थे, जो 1 किलो से थोड़ा कम होता था। तो उसमें और लोढ़ा चावल रख करके और अक्षत से, उसी विधि से जिससे दूल्हे का परिछावन करते थे, परिछावन माने स्वागत, उसी विधि से उसका भी स्वागत करते। इसलिए हम उसको संस्कार शिल्पी कहते हैं। बढ़ई के लाए हुए पीढ़े पर नव दंपति बैठते हैं, बांस फोड़ के लाए हुए डाल में कपड़े वगैरह रख करके ले जाए जाते हैं। और राजा का भी लड़का होगा तो वो चांदी और सोने का मुकुट सिर पर नहीं रखा जाता, वो माली जो मौर ले आता है उससे वो रख करके तब शादी ब्याह होता है। अब ये समाज को जोड़ने का कितना बड़ा ये तत्व है, और गीत उसके लिए बने हुए हैं कि भाई सबकी सहयोग से, सबकी सहभागिता से हमारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ये हमारी लोक संस्कृति है, और इसको जोड़ने के लिए लोकगीत ही सबसे बड़ा सहारा है। और आप देखिए, बिरहा लोग गाते हैं, बिरहा में पूरी की पूरी कहानी गा जाते हैं। 3 घंटे की पिक्चर, मेरा दावा है आज कोई भी नहीं देखता। 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ करके पूरी पिक्चर अब कोई नहीं देखता है। लेकिन आज भी आप, जो बिरहा होता है गर्मी के दिनों में रात में, तो आप देखिए रात भर लोग बैठ के बिरहा सुनते। बिरहा क्या है? वो बंच ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, भोजपुरी लोकगीतों का बिल्कुल एक संग्रह है बिरहा। बिरहा गीत अलग अलग कथानक को अलग अलग धुनों में पिरो करके ऐसा आकर्षक वो बनाते हैं। और हमारे कई बिरहा गायकों ने दुनिया में बड़ा नाम किया। ये अभी हाल ही में पद्मश्री हीरालाल जी, उनको पद्मश्री मिल नहीं पाई, मिलने के पहले ही उन्होंने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा, अपने कॉस्ट्यूम्स नहीं छोड़े। तो हमारे बिरहा गायकों का, ये लोकगीत गायकों का बड़ा योगदान है हमारी भोजपुरी संस्कृति और लोक कलाओं के संवर्धन में। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि व्यवसायिकता के नाते कुछ लोगों ने भोजपुरी लोकगीतों के स्वरूप को विकृत करने की कोशिश की है। भोजपुरी से लोग कटना शुरू कर के सहारे उनको तो पैसा कमाना है। तो जो व्यक्ति भोजपुरी क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, वो नए नए लड़कों को, नए नए प्रतिभाओं को लेकर के, और वो अपने मनचाही शब्दावली लिखवाता है। क्योंकि इसमें बहुत कोई कठिन इस तरह का अभी तक कानून नहीं बना, सेंसर और टाइट सेंसर जिसको कहते हैं, तो दो अर्थी संवाद लोग लिखते हैं। इसके नाते चारों ओर ऐसा फैलने लगा जैसे भोजपुरी में अश्लीलता ज्यादा है, भोजपुरी में विकृति ज्यादा है। लेकिन मैं आपको के माध्यम से, हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं और जो भोजपुरी नहीं जानते लेकिन भोजपुरी में रुचि रखते हैं या जानकारी चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, भोजपुरी की जो शब्दावली है उसमें अश्लीलता का कोई शब्द नहीं है। अश्लीलता तो हमारे संस्कृति में ही नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दकियानुसी हैं। हमारे यहाँ एक दिन का एक त्योहार बना है, उस दिन आप हुड़दंग कर लीजिए, पड़ोस की नई दुल्हन को भी भाभी कह लीजिए, एक दिन केवल, इसीलिए फाक का त्योहार बना हुआ है। रोज रोज नहीं कहिए, अनुशासन में रहिए।
तो भोजपुरी में अश्लीलता का शब्द ही नहीं है। अगर आपको शब्दावली देखनी हो तो आपको ध्यान में है, अंग्रेजी में कहते हैं मे आई कम इन सर, हिंदी में कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर भोजपुरी में एक शब्द है जो आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। वो कहते हैं जी, आई, बहुत बहुत उधर से बहुत आवाज सुंदर। आती है आई। केवल जरा सा टोन चेंज होता है और वो शब्द क्वेश्चन होता है, वही शब्द आंसर बन जाता है। दूसरा, बिल्कुल। सब आपके श्रोता दर्शक सब जानकार लोग हैं, काइंड्स ऑफ पेन। अगर किसी को चोट लग गई, अभी राजनीतिक क्षेत्र में एक चोट की बड़ी चर्चा चल रही है, चोट लग गई, तो इस तरह की चोट के बारे में हिंदी में क्या कहेंगे? कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन कई बार पैसा नहीं है तो भी कष्ट है, और भी कारणों से कष्ट है। अंग्रेजी में पेन कहेंगे, कुछ और शब्द होंगे, लेकिन भोजपुरी में काइंड्स ऑफ पेन है। जिस तरह का पीड़ा है उस तरह के शब्द बने हुए हैं। पूरा ऑन द होल पेनिंग है तो बत्थता कहते हैं, और जल गया है तो भवाता कहते हैं, पिराता कहते हैं। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा छोटा सा वो धंस गया है उसमें तो करकता कहते हैं, और निकल गया तो दुखाता। तो इतने माइंडली ऑब्जर्वेशन वाली शब्दावली हमारी है। भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है। भोजपुरी के लोकगीत आप अगर वही वाला सुनेंगे तो उसको हम लोकगीत नहीं कहते, उसको कहते हैं कि अश्लील शब्दों को गाने लायक बना लिया। गाली को, अपने गुस्से को, किसी की आलोचना को हमने गेय बना लिया और हम कहने लगे भोजपुरी का लोकगीत। लोकगीत ये नहीं है। लोकगीत अगर सुनना है तो आदरणीय पद्मश्री शारदा सिन्हा जी ने कुछ गीत गाए। अब देखिए उन्होंने गाया कि अपने बलमा के जगावे सांवर गोरिया, चुड़ियन से मारी मारी के। अब ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे सुंदर लोकगीत हैं। उन्होंने गाया कि उजर बगुला बिन पिपरो न सोहे, कोयल बिन बगिया न सोहे राजा। अब कहाँ अश्लीलता है? गारी गाई गई, भगवान राम जनकपुर गए तो गारी गाई गई। हमारे यहाँ गारी शब्द को गाली नहीं कहते हो, गारी। अगर इसको दो शब्द में मान लें तो किसी को कहा गा री, अरे भाई गाओ। दूल्हा आंगन में भोजन करने आया है, बाराती भोजन करने आए हैं, गा री, गाओ रे, और वो गारी बन गई। तो भगवान राम जब जनकपुर गए तो भी गाई गई। और आज भी शादी ब्याह में नहीं ज्यादा है, थोड़ा है, तो अभी भी इसका प्रचलन है। मुझे बड़ा अच्छा एहसास हुआ था। मैं सन 2000 में विश्व भोजपुरी सम्मेलन में मैं मॉरिशस गया था। दोपहर में हम लोग भोजन कर रहे थे, अचानक कार से महिलाएं आई, ढोलक झाल लिए और एक किनारे बैठ करके गारी गाने लगे। मैंने बहुत दिनों बाद दूसरे देश में, सात समुंदर पार हिंद महासागर में बसे हुए एक छोटे से देश में, वहां भोजपुरी की गारी सुनी। तो हमारे यहाँ गीत तो जीवन में रचे बसे हैं, अश्लीलता कहाँ है? अब जो लोग इसको व्यवसाय बना रहे हैं, हाँ, ये पूर्वोत्तर, ये पूर्वांचल में और बिहार के क्षेत्र में जी शादियों में अभी भी गाते हैं। और बचपन की बहुत सारी यादें, बहुत सारी अनुभूतियां मेरी ऐसी हैं जो आज आपकी बातों से एकदम ताजे हो गई। कि बचपन में मेरा ननिहाल एक्चुअली पटना में पड़ता है, तो हम जब छोटे छोटे थे तो घर में, परिवार में, और जो मेरे मामा की, मौसी के बच्चों की जब शादी हुई तो उस समय मैं छोटी थी, लेकिन बावजूद उसके मुझे याद है कि वहां पे रात में बैठ करके वो एक शादी का एक होता है ना, जब भसुर जी आते हैं, जब जेठ आते हैं कुछ चढ़ाने, उस समय शायद ये गाई जाती है। तो बहुत सुंदर चित्रण। और जो भी जब भी अतिथि हमारे यहाँ, और उसमें प्रतीक इस्तेमाल करते थे, मोचिया वाला, टोपिया वाला, और तुरंत वो बना देते थे। यानी आस कविताई हमारे भोजपुरी क्षेत्र में और बाकी लोक कला क्षेत्रों में है। एक गीत की और चर्चा करके फिर हम लोग
हमारे पास थोड़ा सा समय है जो हम लोक नृत्यों पर जी चर्चा कर लेंगे। जी जी जी। आजकल कथावाचक लोग भी इसको गाते हैं अपने राम कथा के प्रसंगों में। और हमारी जो छोटी बिटिया है भोजपुरिया स्टार मैथिली ठाकुर भी इसको गाती है कि भगवान राम जब जनकपुर गए थे तो वहां की महिलाओं ने कहा कि आप यहीं रुक क्यों हाँ नहीं जाते। बिल्कुल। वो बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है। हम्म, जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूँ ना, ये पहुना यही मिथिले में रहूना, ये पहुना यही मिथिले में रहूना। और इतनी अच्छी बात उन्होंने इतना प्रतीकों में कह दिया, आज कह दीजिए तो बुरा लग जाएगा। हम्म, कहा रोज सवेरे उबटन मल के चंदन से नहवाइब, 3-4 महीना के भीतर दरिया से गोर बनाइब। रोज सवेरे उबटन मल के चंदन से नहवाइब, 4 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइबी। झूठ न बतिया कहा तानी, मौका एगो देहु ना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। राम भगवान को कह दिया आप काले बहुत हैं सुंदर। गोरा कर देंगे। आज इस पर करोड़ों रुपया लोग कमा ले रहे हैं टीवी पर विज्ञापन देके, ये लगा लीजिए तो गोरा हो जाएगी। तो ये बहुत लोकगीतों सुंदर, बहुत की सुंदर। परंपरा रही है। और हम्म, मैं समझता हूँ स्मिता जी, नहीं, लोक नृत्यों के बारे में भी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल आप सर। जानना और चाहें। जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि देखिए लोक कलाओं को या हमारी संस्कृति को, हमारी ये जो सभ्यता है, धरोहर है, इसको 1 घंटे में संभाल पाना, 1 घंटे में इसको कवर कर पाना, ये तो कहीं से भी संभव है ही नहीं। तो चर्चाएं तो हम करेंगे और आग्रह मेरा आपसे रहेगा कि चूंकि 1 घंटे में नहीं होगा तो फिर हर हफ्ते आपको मैं कष्ट तो देती रहूंगी और आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे। लोक नृत्य की अगर बात करेंगे तो उसकी चर्चा थोड़ी सी तो छिड़ पाएगी। तो बस शुरू करते हैं, लेकिन जी, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ कि लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और हाँ बहुत सुंदर बोलती हैं। अनुपमा सहाय जी, आपका बहुत स्वागत है। सूर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित सोनकर जी हैं। संजू पांडे मिश्रा जी लगातार बनी हुई हैं और कहती हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे आज मिली है, धन्यवाद। और सीमा श्रीवास्तव जी हैं, वो भी बोलती हैं बहुत सुंदर। तो लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि लोग आज वो सुन रहे हैं जो कि उनको आम भाषा में अपने या फिर भोजपुरी को लेकर के जो दिशा भ्रम रहा है इन लोगों का, वो आज कहीं ना कहीं टूटेगा पूरी तरह से, ऐसी मुझे उम्मीद है। प्रियंका सिंह जी भी हमसे जुड़ गई हैं, थोड़ा देर से आई हैं लेकिन सही आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, हम लोग अब लोक नृत्यों के विषय में कुछ बातें हो जाए आपके द्वारा। जी सर। अब लोक नृत्य जैसा आप जानती हैं कि पूरे देश भर में और दुनिया में भी लोक नृत्यों की परंपरा है। हमारे भोजपुरी क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं वो जातिगत लोक नृत्य हैं। अब इस पर आप एक लंबा लेख भी कोई लिख सकता है, शोध भी कर सकता है। हमारे यहाँ बाढ़ का क्षेत्र है, अभाव का क्षेत्र है। भोजपुरिया लोग दुनिया में माइग्रेट किए, लेकिन अपने क्षेत्र में कभी भी महिलाओं को नाचने खुले स्टेज पर आम पब्लिक के बीच में। कारण क्या रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसको एक हम पॉजिटिव ही मानते हैं परिस्थिति के हिसाब से, कि जहाँ शिक्षा ऐसी नहीं थी, जहाँ नृत्य को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था, तो नौटंकी में भी महिलाओं को अलाउ नहीं करते थे। जातिगत नृत्य हमारे यहाँ है, उसमें स्त्री वेशधारी पुरुष ही नृत्य करते हैं। केवल एक नृत्य की चर्चा मैं जरूर करूंगा। हमारे यहाँ एक इनरसनी नृत्य है और विद्वान जनों के लिए ये विषय छोड़, इनरसनी लोक नृत्य हरिजन बिरादरी का नृत्य है। अच्छा। हरिजन बिरादरी का, लेकिन समाज में कितनी मान्यता है, कितनी इसकी फिलॉसफी है,
कि नवरात्र में देवी के मंदिर में इसी नृत्य को करने की मान्यता है, तो जाहिर है छुआछूत तो कहीं आया नहीं। और बड़े आकर्षक नृत्य होते हैं, संदेश परक नृत्य होते हैं। और इसका एक उदाहरण है, हम लोग अगले एपिसोड में नृत्य की और चर्चा करेंगे। जी जी। इसमें एक हास्य प्रयास करने के लिए जोकर भी होता है, जिसको लबार कहते हैं। वो एक छड़ी उड़ी से मैं कुछ हास्य प्रयास करता है। लेकिन इसका उदाहरण गोरखपुर क्षेत्र में आप आइए और भी भोजपुरी क्षेत्र के मंदिरों में देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ 1857 की आजादी का एक केंद्र है बाबू बंधु सिंह का, वो तरकुलहा माता जी गोरखपुर का से चौरी चौरा जो ऐतिहासिक स्थान है, जिसका शताब्दी वर्ष हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के निर्देशन में मना रहे हैं। चौरी चौरा क्षेत्र में तरकुलहा देवी का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि वो देवी के भक्त थे। आप मंदिर में जाइए या देवी पाटन को आंचल पसार करके बैठी हुई सब समृद्ध संपन्न घर की महिला नवविवाहिता मिलेगी, और उस पर उसी नरसनी नृत्य का कलाकार, जिसको हम तथाकथित लोग अछूत कह देते हैं, उस पर सेमिनारों में बड़ी लंबी चौड़ी बहस करते हैं, वो नृत्य करता है। मान्यता सीधे देवियों चाहे राजा की बहू भी पुत्र कामना से मनौती मनाने के लिए जाएगी, देवी के यहाँ प्रार्थना करने के लिए जाएगी, तो देवी तब तक प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगी जब तक उसके आंचल पर ये कलाकार नृत्य नहीं करेगा। ये है इसकी फिलॉसफी, ये हमारे लोक नृत्य का दर्शन है। तो इसमें जाहिर है लोक कला है, के अवधारणाओं को खत्म कर समाज को जोड़े रखती है, समाज में सामाजिक समरसता का संचार करते हैं। इस तरह के अनेक लोक नृत्य हमारे यहाँ है, जिनकी चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में भी करेंगे। हमारे क्षेत्र में 4 है, नरसनी है, हुआ है, और दुनिया का सबसे तेज डांस जिसको सर मैं आपको ये टोकूंगी कि थोड़ी सी आपकी आवाज फिर से डिस्टर्ब हुई है और आवाजें थोड़ी सी कट के आ रही है। थोड़ा मुझे लगा आपने जब टच किया फोन को। सर बोलिए। हाँ 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 आ रही है जी, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है कुछ। तो ये धर्मी परवाही डांस है, जो बिल्कुल कलाबाजी है, बिल्कुल मेल डांस है। ये पहरिया डांस जो हमारे यहाँ, जो मुस्लिम जाति के लोग चिकारा और मुगलिया जोड़ा जामा पहनते, और हिंदुओं के घरों में पुत्र पैदा होने पर ये जाते हैं और नियम मानते हैं। इस तरह के लोक नृत्य तो वही है। हम काम करते करते जीवन में संघर्ष करते थकान मिटाने के लिए शाम को झूमने लगे, नाचने लगे, तो लोक नृत्य बने। तो लोक नृत्य की भी बड़ी लंबी चौड़ी देश में भी है, हमारे क्षेत्र में भी है। विदेशों में लोग नृत्य नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ जाते लोग भी। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत अच्छी। अपने मन से चाहता हूँ कि सबको भगवान भोलेनाथ की बधाई के साथ एक लाइन जो मैंने लिखी थी 42 नाम शंकर जी की, हाँ। थोड़ा सा साउंड और एक बार और देख लीजिए, आप उसको रखिए कि ठीक हो जाए, तो फिर गीत सुनने का आनंद, नहीं तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। जय गंगे नीलकंठ, जय जय भोला भंडारी, जय 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 कैलाशपति, जय महादेव त्रिपुरारी भोला, रे कहाई बड़ा दानी, शरण में रे आइले बानी, जय भोला रे तहाई बड़ा दानी, शरण में रे आइले बानी। आज महाशिवरात्रि का अवसर है। भगवान नटराज कलाओं के देवता हैं और उनका आज दिवस है। माँ शक्ति, माँ पार्वती बहुत मिलन हुआ था। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सागर कार्यक्रम और स्मिता जी के संयोजन वार्तालाप वो भी जुड़े हैं हमारे श्रोता दर्शक। निश्चित रूप से उनकी रुचि होगी भोजपुरी लोक कलाओं की, केवल भोजपुरी ही नहीं लोक कलाओं से।
तभी वो हमसे जुड़े। तो निश्चित रूप से यह एक सार्थक संदेश है कि हम अपनी जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी समृद्ध लोक कला परंपराओं से परिचित कराएं। दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं है। हमारे देश की जो लोक कलाएं आप जानते ही हैं, राजस्थान के कलाकार साल भर विदेशों में पहुंचे, लोग आके हमारे मेलोडी को सुन करके, हमारे यहाँ लोक नृत्य को देख करके आश्चर्यचकित करके इस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकसित हो जाने के नाते, थोड़ा सा हमारे अंदर संपन्नता या कथित रूप से जरूरत से ज्यादा पढ़ लिख लेने के नाते हम इसको इग्नोर करते हैं। तो ये सार्थक प्रयास आपका है। मैं आपको सभी श्रोता दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज महाशिवरात्रि की जी, कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी। जी 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 धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपका जी सर। परिवार है। जी सर, धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला और आज हमें वो जानकारी दी, बल्कि शुरुआत कहेंगे क्योंकि ये जानकारी अभी पूरी नहीं हुई है। तो अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। आज हम लोग भोजपुरी क्षेत्र के लोक कलाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने लोक गीतों के बारे में बहुत कुछ जाना, समझा और जाना कि किस तरह से हमारे यहाँ कभी भी जाति प्रथा को महत्व नहीं दिया गया। हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोगों का प्रत्येक, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे हमारे यहाँ कोई संस्कार हो, उसमें सभी का महत्व होता था, जो कि आज कोर्ट मैरिज या फिर फटाफट से एक पार्टी वाले लुक ने ले लिया है। तो हमें उसको संजोना होगा, उसको किस तरह से, क्योंकि सभी का रोजगार इसी माध्यम से बना रहता था, तो वो भी आज कहीं छिन रहा है। तो इसके प्रति भी हमें थोड़ा संवेदनशील बनना होगा। तो आज हमने लोकगीतों की चर्चा की, लोक नृत्य के विषय में हमने थोड़ी सी झलकी पाई, लेकिन अगले हफ्ते हम इसी के बारे में आदरणीय श्री हरि प्रसाद सिंह जी के साथ फिर बैठेंगे और बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शिवरात्रि की पुनः आप सभी को बधाई। और आज चूंकि समय भी हो चुका है, मैं स्मिता श्रीवास्तव आदरणीय सर के साथ यहीं से आप लोगों के साथ अनुमति लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार।